This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, दिस साइड निक्सू। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वेल नोन वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और बीएसई। ये वल्नरेबिलिटी काफी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्शन। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आपको फंडामेंटल से लेके प्रैक्टिकल सारी चीजें समझाया जाएगा। एंड जैसे मैंने बताया था कि मैं जो पेड कोर्स लाने वाला हूँ उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे फ्री में एक्सेसिबल कर दूंगा। तो ये है उन्हीं में से एक वीडियो। लेकिन अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फोन पे का यूपीआई आईडी है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल यानी कि एक एक्सेस कंट्रोल जो ब्रोकन है, जहां पे आपको एक्सेस नहीं होना चाहिए वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे जैसे दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन देखना या फिर किसी एडमिन यूजर का इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, या फिर जहां पे एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट है उसे बाईपास करना, ये सब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। अब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में कुछ चीजें होता है जो दिखने में अलग वल्नरेबिलिटी है, जिन्हें अलग वल्नरेबिलिटी का नाम दिया गया है, लेकिन वो सारे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही आता है। जैसे पहला जो वल्नरेबिलिटी है वो है आईडीओआर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जिसका फुल फॉर्म है। ये भी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही आता है। दूसरा है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन दो टाइप का होता है। पहला हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन और दूसरा वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन एक टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है जहां पे आपको दूसरे यूजर का, यानी कि सेम प्रिविलेज का दूसरे यूजर का एक्सेस मिलता है। आप एक नॉर्मल यूजर हो और आपको दूसरे यूजर का एक्सेस मिल रहा है, दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल रहा है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। और वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन यानी कि आपसे ऊपर का यूजर जो है, हो सकता है एक एडमिन हो, यानी कि एज ए नॉर्मल यूजर अगर आपको एक एडमिन यूजर का या फिर आपसे ऊपर एक प्रिविलेज यूजर का एक्सेस आपको मिलता है तो उसे कहते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ये दो टाइप का प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। और तीसरा होता है एक्चुअल एक्सेस कंट्रोल। जैसे 403 पेजेस, 403 यानी एक्सेस डिनाइड, जहां पे किसी भी यूजर का एक्सेस बंद कर दिया गया है या फिर बंद है। इसी टाइप का पेजेस को अगर आप बाईपास कर सकते हो तो ये भी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। आई होप आपको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का एक थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को फाइंड करने के लिए हम कैसे एक वेबसाइट को अप्रोच करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे हैकर वन वेबसाइट पे हैं और यहाँ से हम एक टारगेट चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हमें मिल चुका है जो है डायनामिक लैब्स। और यहाँ पे अगर हम इसके स्कोप एक्सक्लूशन में जाए तो यहाँ पे हमें वो सारे वल्नरेबिलिटीज देखने को मिलते हैं जो आउट ऑफ स्कोप है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम को अप्रोच करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कौन कौन से वल्नरेबिलिटी आउट ऑफ स्कोप है। तो यहाँ से हमें वो पता चल जाएगा और हमें अपने टारगेट से या फिर अपने अप्रोच से वो सारे वल्नरेबिलिटी हटा देना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने स्कोप पे और एक बार चेक कर लेंगे कि
ये जो वेबसाइट है या फिर ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे कौन कौन से स्कोप पे हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले एक डोमेन है, यहाँ पे हमें टाइप पे डोमेन नजर आ रहा है, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे Amazon AWS शील्ड DDoS, Amazon AWS वेब, Amazon वेब सर्विसेज, Node.js, PostgreSQL, React एंड TypeScript। दूसरा हमारा स्कोप हमें नजर आ रहा है app.dynamic.xyz, जो फिर से एक डोमेन है, और यहाँ पे इसके भी कुछ इंफॉर्मेशन बैकएंड के हमें देखने को मिल रहा है जो सर्विसेज से यूज कर रहा है। तीसरा भी हमें और एक डोमेन देखने को मिल रहा है demo.dynamic.xyz, जो हीरो को यूज कर रहा है। तो आज हम दूसरे कोई वल्नरेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम एक्सेस कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, इसे हम दूसरे ब्राउजर में ओपन करेंगे ताकि हमारे बर्ब स्वीट के साथ ये एक साथ काम कर पाए। यहाँ पे हमारा बर्ब स्वीट रनिंग है जो हमारे रिक्वेस्ट को कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे हम चल के एक स्कोप ऐड कर देते हैं जो होगा हमारा डायनामिक डॉट एक्स वाई जेड। ओके, अब यहाँ पे साइड मैप पे हम फिल्टर कर लेते हैं, अप्लाई। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डायनामिक डॉट एक्स वाई जेड का रिक्वेस्ट नजर आ रहा है। प्रॉक्सी में HTTP हिस्ट्री पे चल के सेम चीज कर देंगे, यहाँ पे भी इसे हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी वापस आते हैं वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे या फिर गेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा, तो हम क्या करते हैं, हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे हम एक फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इसे लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे हम अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें ईमेल मांग रहा है, तो हमें ईमेल में अपना एलियस अकाउंट यूज करना है हैकर1 का, जो है अपना यूजर नेम और उसके बाद @wearehacker1.com। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड हमारे जीमेल पे चला गया है, तो हम जीमेल को एक्सेस कर लेंगे। ये रहा हमारा लॉगिन कोड, इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये वैलिडेट हो गया है। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा शायद काली लिनक्स चल रहा है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ये बंद हो चुका है और अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, और बैकग्राउंड में मेरा प्रॉक्सी चल रहा है। मैं हिस्ट्री को एक बार क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ से टारगेट से मैं एक काम करता हूँ। जो जो हमारा दूसरा टारगेट से दूसरा स्कोप है, अब यहाँ पे स्कोप में तो सारे स्कोप आ चुके हैं, लेकिन हमारा स्कोप में ये सारे नहीं है। बिलिंग डायनामिक, इसे हम रिमूव कर देते हैं। डॉक्स डायनामिक, इसे भी रिमूव कर देते हैं। और
और इसे भी रिमूव कर देते हैं, स्टेटस डायनेमिक इसे भी रिमूव कर देते हैं और इसे भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रिमूव हो चुका है। www.dynamics.com नहीं .xyz इसे हम रहने देते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो। अब सही लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे हम चलते ब्राउज़र पे और यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने प्रोफाइल पे चलना है। ये है हमारा प्रोफाइल। यहाँ पे हम प्रोफाइल को एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेक्सू है, इसे हम स्कॉट ऐड कर देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है और यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है। तो इसको हम रिपीटर पे भेजते हैं और यहाँ पे इसका देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले अगर हम नोटिस करेंगे, ये रिक्वेस्ट API v0 इसमें जा रहा है और यहाँ पे एक यूजर आईडी जैसा कुछ है और यहाँ पे यूजर्स लिखा है। अब यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल जो वल्नरेबिलिटी है, एक रिक्वेस्ट के अंदर 3 जगह पे हो सकता है। पहला जो पार्ट है वो है ये जो URL है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी पार्ट में एक यूजर का यूजर आईडी या फिर कुछ और शो हो रहा है जहां से उस यूजर का इंफॉर्मेशन हमें रिस्पॉन्स पे मिल रहा है, तो वहां पे हम एक्सेस कंट्रोल ट्राई कर सकते हैं। अगर वहां पे हमें दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन मिलता है उस यूआरएल को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद, तो इस टाइप के वल्नरेबिलिटी को कहते हैं IDOR, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इनसिक्योर IDOR, इनसिक्योर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रेफरेंस। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा कुकी। कुकी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं करंट यूजर्स को लेके, जो जिसे चेंज करने के बाद हो सकता है हमें दूसरे यूजर्स का इंफॉर्मेशन देखने को मिले। और तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर भी कुछ पार्ट्स होता है जिसे हम चेंज करके दूसरे यूजर्स को देख सकते हैं। अब एक चीज है जहां पे एक्सेस कंट्रोल पाया जा सकता है, वो है हेडर के अंदर। जैसे यहाँ पे है ऑथोराइजेशन हेडर। अब ऑथोराइजेशन के हेडर के अंदर हमें यहाँ पे एक JWT टोकन देखने को मिल रहा है। ये JWT टोकन है, ये मुझे कैसे पता चला? JWT टोकन को आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका है। जैसे यहाँ पे शुरुआत में जो कैरेक्टर है वो EY से स्टार्ट होता है, तो हमें पहले पता चल गया कि अ, ये जो टोकन है ये EY से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो सकता है एक JWT टोकन हो। दूसरा चीज, इसके 3 पार्ट्स होने चाहिए जो डॉट से डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पे पहला जो पार्ट है उसके बाद एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो हमें दूसरे डॉट भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और डॉट है, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है और यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट्स को लेके एक JWT टोकन बनता है। अब ये JWT टोकन बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर रखता है। इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी यूजर आईडी का,
किसी यूजर का ईमेल का या फिर किसी और चीज का। तो इसी टाइप के जगह पे हम अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी जगह को हम चेंज करके, इसी जगह को हम एनालाइज करके एक एक्सेस कंट्रोल या फिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक यूजर आईडी है। यहाँ पे हमारे पास एक यूजर आईडी है, तो हमें नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कुछ मॉडर्न वल्नरेबिलिटीज के लिस्ट है, और यहाँ पे मैं टारगेट पे चल के यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। जो नोट्स है वो नोट्स क्या होगा, यहाँ पे हमारा ईमेल क्या है, ईमेल है baggus@wearehackerone.com। ये हमारा ईमेल है। यहाँ पे जो हमें यूजर आईडी मिल रहा है, यूजर आईडी इन यूआरएल, वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है ये यूजर आईडी। तो इसे हम कॉपी करते हैं और अपने नोट पे ऐड करते हैं। ये हमारा यूजर आईडी हो गया। दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे बहुत सारा कुकी जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को भेजना होगा। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को भेज देते हैं। यहाँ पे 200 ओके रिस्पॉन्स आया है, और शायद से हमारा जो यूजर था उसका फर्स्ट नेम चेंज हो चुका है, जो है नेक्सू स्क्वाड। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके सिर्फ नेक्सू रखें और इसे सेंड करें, तो ये फिर से नेक्सू बन जाएगा। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा, क्या कुकीज में से कोई भी कुकी यूज हो रहा है इस डेटा को वैलिडेट करने के लिए या फिर इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुकीज में से एक एक करके कुकीज हटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों कुकीज को हटा देंगे और इस रिक्वेस्ट को फिर से सेंड करेंगे, और देखेंगे ये हमें 200 ओके रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें 200 ओके रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब वो जो कुकी था वो इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्शन परफॉर्म अभी भी हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एनकोडेड डेटा जा रहा है जिसे हम डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर मोड पे जाए, तो यहाँ पे हम यूआरएल इनकोडिंग, डिकोड फ्रॉम यूआरएल इनकोडिंग करके उस डेटा को इजीली देख सकते हैं। अगर आपको ये इंस्पेक्टर ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसे डिकोडर में पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हम रिपीटर पे इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डिकोडर पे अ, ठीक से ये कॉपी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे डिकोडर टैब पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद डिकोड एज यूआरएल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको वो सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको HubSpot ट्रू देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लीटेड ट्रू देखने को मिल रहा है, गूगल एनालिटिक्स ट्रू है। ये सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिपीटर पे चलते हैं और इस कुकी को एक बार हटा के देखते हैं, क्या ये एक्शन अभी भी परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्शन अभी भी परफॉर्म हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ऐसे करके हम सारे कुकीज को एक एक करके डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ तक कुकीज डिलीट कर देते हैं, सेंड करते हैं। स्टिल जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ तक कुकीज को डिलीट कर देते हैं और सेंड करते हैं। ये अभी भी अपने रिक्वेस्ट को भेज रहा है और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ही कुकीज बचा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसे सेंड करते हैं।
ये अभी भी हमें सेम रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका मतलब कुकीज के अंदर कोई भी ऐसा कुकीज नहीं था जो हमें इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वैलिडेट कर रहा है। तो कुकीज में से हमारा जो टारगेट था, वो टारगेट, 4 टारगेट में से एक टारगेट हट चुका है, जो है कुकीज। तो कुकीज के बिना भी हम इस रिक्वेस्ट को और इस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने यूजर नेम को चेंज करें, स्कॉट, और यहाँ पे इसे सेंड करें, तो हमें अभी भी निक्सो स्कॉट देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास अब 3 टारगेट है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा जो टारगेट है हमारा, वो है हमारा यूआरएल। यहाँ पे हमारे पास एक यूजर नेम है। अब इस यूजर नेम के अंदर हो सकता है ये यूजर नेम है, हो सकता है ये कुछ और है। इसे हटा देना है और 1 2 3 4 कुछ भी रख देना है और इसे सेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक एरर जनरेट हुआ है, जो है इनवैलिड एनवायरनमेंट आईडी। इसका मतलब ये जो आईडी है, यहाँ पे यूआरएल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ये आईडी इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वैलिडेट कर रहा है। तो ये आईडी क्या हो सकता है? ये आईडी हो सकता है इस करंट यूजर का यूजर आईडी, जो काफी लंबा है और रैंडम है, तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें दूसरी यूजर आईडी चाहिए। दूसरी यूजर आईडी हम कैसे लाएंगे? दूसरी यूजर को क्रिएट करने के बाद तो हम चलते हैं और दूसरी यूजर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक दूसरा अकाउंट को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सेम यूजर नेम होगा, बट एक प्लस नोटेशन के साथ। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो ईमेल होगा वो सेम ईमेल पे आएगा। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं और ये पेज आपको नहीं देखने को मिल रहेगा, क्योंकि वो दूसरे स्क्रीन पे चल रहा है। इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब फर्स्ट नेम मांग रहा है, यहाँ पे हम दे देते हैं सर्जियो मार्किना मार्किना। कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशन नाम हम दे देते हैं साइबर फोर्ट्रेस, या फिर हम दे सकते हैं बग्गूस। वेबसाइट यूआरएल जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू आर एग्रीड टू टर्म्स एंड सर्विस। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें वेबसाइट देना होगा, तो हम दे देते हैं https://google.com और गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। हम ये स्टार्ट सिलेक्ट करते हैं और इसे स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बन चुका है। तो ये है हमारा एक यूज़र, जो है बग्गूस एट द रेट वी आर हैकर1। एंड ये है हमारा दूसरा यूज़र, जो है बग्गूस प्लस ए एट द रेट वी आर हैकर1.com। अब यहाँ पे हम कोई एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एडिट प्रोफाइल सर्जियो मर्किना को हटा देते हैं और इसे सेव करते हैं। ये सेव हो चुका है। बर्फ स्वीट पे चलते हैं और प्रॉक्सी एचटीटीपी हिस्ट्री, और यहाँ पे हमें एक पुट रिक्वेस्ट देखने को मिल रहा है, जो चेंज कर रहा है सर्जियो को, और यहाँ पे इसे चेंज कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसे भी रिपीटर पे भेज देते हैं और इसके नेम को चेंज कर देते हैं। ये है नेक्सू और ये है सर्जियो सर्जियो। अब यहाँ पे नोट हम बना सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं, टू चेंज द यूजर नेम
we don't need any cookie any cookies। तो यहाँ पे एक पॉइंटर बन चुका है। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर लगा देते हैं। पॉइंटर, ये है हमारा पॉइंटर, पहला पॉइंटर है ये। तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करते हैं। दूसरा पॉइंटर क्या है, दूसरा पॉइंटर है हमारा यूआरएल पे जो यूजर आईडी है वो वैलिडेट कर रहा है। तो हम दूसरा एक पॉइंटर बना देते हैं जो यूजर आईडी है। यूजर आईडी इन, यहाँ पे आई को कैपिटल रखते हैं, यूजर आईडी इन यूआरएल इज वैलिडेटिंग फॉर परफॉर्मिंग एक्शन। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चीज जो है वो भी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, ये है हमारा बग्गूस @wearehackerone.com और ये है हमारा सर्जियो मार्कीना वाला जो रिक्वेस्ट है। इन दोनों के जो यूजर है, यूजर आईडी यूआरएल पे, वो दोनों सेम है। यानी कि ये जो यूजर आईडी है ये बैकएंड पे चेक जरूर हो रहा है, लेकिन ये यूजर आईडी सबके लिए सेम है। मतलब इसी एंड पॉइंट पे जाके इस एक्शन को परफॉर्म होना है, इसी एंड पॉइंट पे जाके। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। क्या इंफॉर्मेशन मिला है, द यूजर आईडी इन यूआरएल इज सेम फॉर एवरीवन। ओके, सेम फॉर एवरीवन। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी कुकी हमारा काम का नहीं है, तो हम कुकीज को डिलीट कर सकते हैं। अब लगभग सेम ही लग रहा है। अब हमारे पास दो, जो हमारा टारगेट था वो दो टारगेट खत्म हो चुका है, दो टारगेट माइनस हो चुका है। पहला टारगेट हमारा कुकीज था, कुकीज काम का नहीं है हमारा, इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुकीज का कोई भी काम नहीं है, तो कुकीज को हमने हटा दिया। दूसरा टारगेट हमारा था यूआरएल। यूआरएल पे हमें देखने को मिला जो एंड पॉइंट है वो सबके लिए सेम है, सारे यूजर्स के लिए जो एंड पॉइंट है वो सेम है। तो हमारा दूसरा टारगेट भी हट चुका है। अब तीसरा टारगेट क्या है, तीसरा टारगेट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक ईमेल एड्रेस और एक फर्स्ट नेम। ईमेल एड्रेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है हमारा ईमेल एड्रेस यूजर का, और फर्स्ट नेम के हमें अंदर देखने को मिल रहा है उस यूजर का फर्स्ट नेम। तो अगर हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करें तो यहाँ पे हमें वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मिलेगा उस फर्स्ट नेम को चेंज करके। तो यहाँ पे अगर हम सर्जियो मर्क्विना सेंड करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सर्जियो मर्कीना पे इस यूजर का फर्स्ट नेम को चेंज कर रहा है। लेकिन अगर अगर मैं इस ईमेल को चेंज कर पाता, इस ईमेल को चेंज करके यहाँ पे मैं +A ऐड कर दूं, एक दूसरे ईमेल लगा दूं और यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को सेंड करके इस सर्जियो मर्कीना यूजर का फर्स्ट नेम नेक्सो स्क्वाड कर पाऊं नेक्सो स्क्वाड का रिक्वेस्ट से, तो ये एक एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी कहलाएगा। सेंड करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया है। क्या एरर आया है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये जो ईमेल है ये
ये नहीं चेक कर रहा है कि इस ईमेल के अंदर चेंज करना है। ये बैकएंड पे जाके ये नहीं कह रहा है कि अगर हमें ये ईमेल मिलता है उसके अंदर चेंज करो। ये रिक्वेस्ट क्या कह रहा है? ये रिक्वेस्ट कह रहा है कि अगर हमें इस बॉडी के अंदर से यूजर डेटा आ रहा है, उस यूजर डेटा के अंदर से ईमेल और फर्स्ट नेम को ये चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे बॉडी का कोई भी काम नहीं है इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये चेंज होने के लिए बना है, ना कि ये इस चेंज होने का एक पॉइंट है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसे मैं थोड़ा सा और आसानी से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। इसका दो पार्ट हो सकता है। पहला पार्ट ये हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम को चेंज किया और इस रिक्वेस्ट को सेंड किया, ये रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाके क्या कह सकता है? कह सकता है कि जहां पर भी ये वाला ईमेल आपको मिलेगा उसका फर्स्ट नेम को चेंज कर दो। तो इस हिसाब से अगर सिस्टम में बग्गूस प्लस ए इस ईमेल को मिलता है जो कि सर्जियो मर्कीना का ईमेल है, तो यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम चेंज हो जाएगा टू नेक्सो स्क्वाड। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये जो दोनों फील्ड है ये चेंज होने के लिए बना है, ना कि उस बैकएंड को जाके ये बताने का कि जो ईमेल इसके साथ मैच करे। तो इन दोनों में से कोई भी फील्ड एक्चुअली में बैकएंड के साथ मैच नहीं करा रहा है, ये बस उसको अपडेट कर रहा है। ये दोनों फील्ड अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज नहीं करते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। अब यहाँ पे हमारा तीसरा जो फील्ड था वो भी गया हाथ से। अब बचा क्या है? हेडर बचा है। लास्ट ऑप्शन हेडर। हेडर पे चलते हैं। हमारे पास हेडर में एक हेडर है जो है ऑथोराइजेशन हेडर, जो एक JWT टोकन है। ये जो JWT टोकन है यही हमें उस यूजर का पता बता रहा है, यानी कि किस यूजर का ये सेशन है और किस यूजर के अंदर हमें ये जो एक्शंस है ये परफॉर्म करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम पहला जो चीज कर सकते हैं वो चीज हम ये कर सकते हैं कि ये जो टोकन है इसे हम पूरी तरीके से चेंज कर दें। यानी कि इस रिक्वेस्ट को, इस रिक्वेस्ट के अंदर जो टोकन है, ये जो टोकन है, और तो इसे हम दोबारा सेंड करते हैं एक बार। यहाँ पे हमें 200 रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसे हम डिलीट कर देते हैं, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सर्जियो का जो टोकन है इसे कॉपी करते हैं, फिर दोबारा सेंड करके देखते हैं। ओके, इसे कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्क्वाड पे आके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हमने कर दिया। इसे हम सेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 200 ओके रिस्पॉन्स आ रहा है, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम सेंड करते हैं और यहाँ पे हमें बता रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसका मतलब हो सकता है कि ये जो ऑथोराइजेशन टोकन है इसके अंदर जो टोकन यूज हो रहा है, ये टोकन बैकएंड पे जाके उस डेटा को परफॉर्म चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। यही टोकन यूज हो रहा है बैकएंड पे जाने के लिए, बैकएंड पे इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो यूजर का
टोकन होगा, वही टोकन इस एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जब हमने सर्जियो मर्कीना का टोकन यूज किया, तब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे ईमेल जो है वो चेंज हो चुका था, और यहाँ पे फर्स्ट नेम जो था वो सर्जियो मर्कीना की जगह पे फर्स्ट नेम नेक्सू स्क्वाड बन चुका था। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नाम है शायद से ये चेंज हो चुका है नेक्सू स्क्वाड में। नहीं, ये चेंज नहीं हुआ है। इसे हम थोड़ा सा बैक करते हैं। इसे हम दोबारा सेंड करते हैं। यहाँ पे नेक्सू स्क्वाड है, और यहाँ पे सर्जियो मर्कीना है शायद। यहाँ पे सर्जियो मर्कीना है। ओके, यहाँ पे हम इस टोकन को कॉपी करेंगे। एक सेकेंड, इस टोकन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस को चेंज कर देंगे, नहीं तो सेम एरर आ जाएगा कि ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट, और इसे हम सेंड करेंगे। यहाँ पे 200 का रिस्पॉन्स आया है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ईमेल है बग्गूस प्लस ए, जो कि सर्जियो मर्कीना का ईमेल है, वहाँ पे जो पहला फर्स्ट नेम है वो चेंज हो चुका है नेक्स्ट स्क्वाड में, जो नॉर्मली हो सकता है, जो होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑथोराइज टोकन है उसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। ये हमारा टोकन है। अब यहाँ पे ये तो काम नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे इस टोकन को कॉपी करेंगे। हम चलेंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है jwt.io। यहाँ पे चलने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे उस टोकन को पेस्ट कर देंगे, और जैसे मैंने बताया था कि ये जो टोकन है ये तीन चीज़ों से बनता है। पहला हमारा हेडर। हेडर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाल रंग में हेडर। दूसरा है पेलोड, जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है। और थर्ड है हमारा सिग्नेचर, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको। ये नियॉन कलर है, नियॉन कलर में आपको दिख रहा है। और ये जो डेटा है, इस डेटा के अंदर, ये जो टोकन है, इस टोकन के अंदर बहुत सारा डेटा ये स्टोर करके रखता है। सबसे पहले हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशंस आते हैं, जैसे इसका एल्गोरिदम क्या है, इसका टाइप क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन। जैसे ये जो टोकन है ये है RS-256, इसका टाइप है ये JWT टोकन है, जेसन वेब टोकन। और इस पेलोड के अंदर आपको अपने यूजर्स के बारे में, अपने यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे हमें एक ईमेल देखने को मिल रहा है जो नंबर है, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी देखने को मिल रहा है जो हमारा यूजर का एक्चुअल ईमेल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे दूसरे यूजर का अगर ईमेल को या फिर ईमेल आईडी को चेंज कर दूं, तो क्या ये हमें उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए परमिशन देगा? अगर वो परमिशन दे देता है, तो वहां पे एक्सेस कंट्रोल वायलेशन है। तो यहाँ पे हम इसे +A करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे +A यूज करते हैं, वैसे ही ये जो पूरा टोकन था वो गायब हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है बर्फ स्वीट के अंदर। यहाँ पे एक्सटेंशन वाला टैब किधर गया? यहाँ से कहीं से गायब हो गया मेरा
एक्सटेंशन वाला टैब, अम, ये रहा हमारा एक्सटेंशन टैब। यहाँ पे ये आ चुका है हमारे बार के अंदर। यहाँ पे आपको एक JWT एडिटर इस बी ऐप स्टोर के अंदर मिल जाएगा। इसे आपको डाउनलोड करना है और इसे आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे अगर हम रिपीटर के अंदर जाए तो यहाँ पे हमें नजर आएगा एक दूसरा टैब आ चुका है हमारे पास अब, जेसन वेब टोकन। ये जो वेब टोकन है, इसके अंदर इसे हम इजीली एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो यूजर है हमें नजर आ रहा है, ये बग्गूस @wearehacker1.com के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ईमेल के एक हैश है, जैसे यहाँ पे देखो वेरीफाइड क्रेडेंशियल हैश, ईमेल का एक हैश है। फिर उसके अंदर ईमेल है और इसका एक एक्सपायरी भी है। यहाँ पे इन्वायरमेंट आईडी है, एसआईडी है, उसके बाद के आईडी है। तो यहाँ पे हम ईमेल को फिलहाल के लिए चेंज करते हैं +1 पे, और यहाँ पे इसे सेंड करते हैं। यहाँ पे हमें एक मैसेज आया है, एक एरर आया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस 401। दैट मीन्स ये जो एक्शन है, इसे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, क्योंकि ये दूसरे यूजर का मैंने ईमेल यूज किया है, इसीलिए। अब यहाँ पे अगर इसे हम परफॉर्म कर लेते और ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता, तो यहाँ पे ये एक वल्नरेबिलिटी कहलाता। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, एक ईमेल देखने को मिल रहा था, ईमेल हैश देखने को मिल रहा था। तो हम क्या करते हैं, जो सर्जियो है, सर्जियो मर्कीना, इसका जो ईमेल हैश है, इसको एक बार हम कॉपी करते हैं। इस ईमेल हैश को हम कॉपी करते हैं और नेक्सस कोड के जो ईमेल हैश है, उससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसको एक बार सेंड करते हैं। अगर हमें ये 401 एरर देता है, तो फिर यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ठीक ठाक से है। अगर यहाँ पे हमें एक्सेस मिल जाता है और ये एक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है, तो इसे हम सेंड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से हमें 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रॉपर लगा हुआ है। इसे हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, उसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एल्गोरिदम को नन पे कर देते हैं, या फिर हम एल्गोरिदम को अभी के लिए छोड़ देते हैं। हमारा जो एल्गोरिदम था वो था RS-256। एल्गोरिदम को लिए अभी के लिए एल्गोरिदम को छोड़ देते हैं। अ, मेरा वो कहाँ गया, JWT टोकन। इस स्टेप से मेरा JWT वेब टोकन गायब ही हो गया है। ओके, इसे दोबारा सेंड करते हैं। एक काम करते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम फिर से कैच करते हैं। यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट है, सर्जियो मर्कीना नेक्स्ट स्कॉट। इसको हम रिपीटर पे भेजते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका नाम चेंज करके हम रखते हैं नेक्सस स्क्वाड इजी। यहाँ से हम कुकी को हटा देते हैं, क्योंकि कुकी कोई भी जरूरत नहीं है कुकी का। और यहाँ पे JW टोकन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ईमेल को पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ये चीज हम कर सकते हैं, ईमेल को पूरी तरीके से डिलीट करके इसे सेंड करना। फिर से हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आया है, तो हम बैक करते हैं, इसको एक बार सेंड कर देते हैं। 200 रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद हम चेंजेस करते हैं। ठीक है,
तो हमें जितना देखने को मिला उसको हम पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट हमने पॉइंट किया था, द यूजर आईडी इन यूआरएल इज सेम फॉर एवरीवन। यहाँ पे द बॉडी इज ओनली फॉर चेंज, ओनली फॉर चेंज, proper access control implemented here there। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा टोकन को लेके, बेयरर टोकन को लेके। तो टोकन के अंदर हमें देखने को मिल रहा था ईमेल, तो ऑथोराइजेशन टोकन, ऑथोराइजेशन टोकन contain email hash and email, which also has proper access control implemented। ओके, इतना हो चुका है नोट के अंदर हमारा। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं पेलोड के अंदर। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट आईडी हमें देखने को मिल रहा है, तो हम एक बार चेक कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट आईडी क्या है। इसे हम डिलीट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट आईडी को हम पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं, इसे बस सेंड करते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट आईडी भी पूरी तरीके से चेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 401 हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसे हम बैक करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दूसरे यूजर का इन्वायरमेंट आईडी से रिप्लेस कर देते हैं इसको। एक बार इसे भी करके हम देखते हैं, शायद दोनों का सेम है। इसे हम सेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे को ओके रिस्पॉन्स आया है। ओके, अभी ओके रिस्पॉन्स आया है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट आईडी जो है वो F9 है और यहाँ पर भी F9 है। दैट मीन्स इन्वायरमेंट आईडी जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज लिखते हैं, इन्वायरमेंट आईडी इन JWT token is same for everyone। जो एनवायरनमेंट आईडी है वो सबके लिए सेम है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एस आईडी हमें मिल रहा है, तो एस आईडी एक बार चेक कर लेते हैं। 3AC से खत्म होता है एस आईडी, और एस आईडी जो है वो अलग है। तो एस आईडी को एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम सर्जियो का एस आईडी कॉपी करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, एक बार सेंड करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली 401 आ रहा है, तो यहाँ पे हम एस आईडी को रिप्लेस कर देंगे इसके एस आईडी से, और यहाँ पे हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 401 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से एक्सेस कंट्रोल लगाया गया है। तो ये था एस आईडी। यहाँ पर हम लिखते हैं एस आईडी हैज ऑल्सो प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है एक सब पैरामीटर। यहाँ पर हम अगर सब पैरामीटर को रिमूव कर दें और इसको सेंड करें, तो हमें यहाँ पर भी 401 देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्जियो मर्कीना यानी कि दूसरे यूजर जो है उसका सबको कॉपी कर सकते हैं
और यहाँ पे नेक्सस स्क्वाड का जो सब है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भी भेज देते हैं एक बार। यहाँ पर भी हमें 401 देखने को मिल रहा है, बढ़िया। यहाँ पर हम लिखते हैं SUB also has proper access control। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो SUB हो चुका है। अब वो क्या है, अब यहाँ पर ISS जो है वो सेम होगा शायद। यहाँ पे आप ISS अगर देखोगे तो ISS सारे यूजर्स का सेम है। यहाँ पर तो हमारा पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर बनता है ISS इज ऑल्सो सेम फॉर एवरी यूजर। ISS सबके लिए सेम है। उसके बाद हमारे पास एक KID है। KID शायद अलग हो सकता है, लेकिन नहीं, KID भी सारे यूजर्स का सेम है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है हमारा, KID ऑल्सो सेम फॉर एवरी यूजर। यहाँ पे पेलोड के अंदर सारे नोट्स हमने टेक डाउन कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस हेडर्स के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हेडर्स के अंदर कुछ चेंजेस मतलब यहाँ पर हम कुछ अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अटैक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नन साइनिंग एल्गोरिदम पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा अटैक करना है। तो मैं नॉर्मली इस अटैक को परफॉर्म करके देखता हूँ। इस अटैक को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं इसे सेंड करता हूँ। 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है जो कि सही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दूसरे नन को सिलेक्ट करते हैं, जो कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो और कुछ नहीं, जस्ट कैपिटल कर रहा है कुछ कैरेक्टर्स को ताकि ये स्केप कर पाए या फिर जो एक्सेस कंट्रोल है उसे बाईपास कर पाए, या फिर हो सकता है बाईपास हो जाए। तो इसके लिए ये करा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सारे एक एक करके टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे भी सेंड करता हूँ, ये भी 401 आ रहा है, नाइस। यहाँ पर मैं तीसरे जो नन है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो सारे कैपिटल हैं, इसे सेंड करता हूँ, ये भी 401 आ रहा है, ओके। तो और लास्ट जो है इसे मैं सिलेक्ट करके ओके करके इसे मैं सेंड करता हूँ और यहाँ पर भी हमें 401 मिल रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाला है, वो है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पे हेडर के अंदर हमें तीन चीज देखने को मिल रहा था, KID, TYP जो टाइप है और एल्गोरिदम। लेकिन जैसे ही मैंने अटैक को परफॉर्म किया वो KID को पूरी तरीके से रिमूव कर दे रहा है। तो ये हो सकता है कि KID जो है वो रिमूव होने के कारण जो एक्सेस कंट्रोल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे मैनुअली करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली इसे हम नन लिख देंगे और यहाँ पे इसे हम सेंड करेंगे। फिर से 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस आया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कैपिटल O दे देंगे, फिर से सेंड करेंगे, फिर से 401 आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कैपिटल E दे देंगे। मतलब हमें तरीका ढूंढना है, एक तरीका जिससे ये बाईपास हो जाए, इसे हम सेंड कर देंगे। फिर से हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस, कैपिटल N कर देंगे, इसे सेंड करेंगे। फिर से अनऑथराइज्ड एक्सेस, कैपिटल N कर देंगे, इसे सेंड करेंगे। 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो JWT एल्गोरिदम है हैज properly validating in server side। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपरली जाके बैकएंड पे ये वैलिडेट कर रहा है, तभी हमें यहाँ पे अनऑथराइज्ड का रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से बैक चलते हैं, यहाँ पे
अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इस JWT टोकन के ऊपर भी अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया है, ये JWT टोकन 3 पार्ट से बनता है। एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड और तीसरा होता है हमारा सबसे मेन चीज जो है सिग्नेचर, जो इस पूरे टोकन का ख्याल रखता है। अगर ये सिग्नेचर ठीक से वैलिडेट नहीं कर रहा है इस रिक्वेस्ट को, तो ये टोकन वल्नरेबल हो सकता है। तो इस टोकन को कैसे चेक करना है कि ये जो सिग्नेचर है ये एक्चुअली में वैलिडेट कर रहा है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा सिग्नेचर है, यहाँ से इतने तक, इतना बड़ा हमारा सिग्नेचर है। अब ये सिग्नेचर जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। मीन्स ये इतना बड़ा जो सिग्नेचर है, इतना बड़ा सिग्नेचर देख के मुझे नहीं लगता ये वल्नरेबल है। लेकिन अगर ये छोटा होता तो शायद ये वल्नरेबल होता। लेकिन ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कैसे चीजें? जैसे पहला हमारा जो अप्रोच होगा वो होगा एक कैरेक्टर को रिमूव कर देना। अगर एक कैरेक्टर को रिमूव कर देने के बाद एंड सेंड करने के बाद वो हमें 200 रिस्पॉन्स देता है, तो वो जो सिग्नेचर है वो ठीक से वैलिडेट नहीं कर रहा है या फिर चेक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एम कैरेक्टर है एंड में। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम चेंज करके एन कैरेक्टर कर देते हैं। मतलब हमने सिग्नेचर में एक छोटा सा एक माइनर सा चेंज किया। हमने सिग्नेचर का लेंथ उतना ही रखा, लेकिन हमने एक छोटा सा एक माइनर सा चेंज किया टू चेक अगर ये सिग्नेचर इसे वैलिडेट करता है कि नहीं। इसे हम सेंड करते हैं, तो आप देख सकते हो ये 200 ओके रिस्पॉन्स आया और हमारा सर्जियो मर्कीना अपडेट हो गया। एक बार हम काम करते हैं, सर्जियो मर्कीना का डिलीट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ सर्जियो को इस नाम को अपडेट करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा यूजर का फर्स्ट नेम है वो चेंज हो चुका है, और हमने जो सिग्नेचर यूज किया था वो एक इनवैलिड सिग्नेचर था। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को चेंज करके इस एक्शन को परफॉर्म करना इज नॉट अ वैलिड वल्नरेबिलिटी। इट इज अ लिटिल बग जो जिससे आपको बाउंटी नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक बग है, लेकिन इससे आपको बाउंटी भी नहीं मिलेगा और वो ये फिक्स भी नहीं करेंगे। ज्यादातर प्रोग्राम इसे इंफॉर्मेटिव में ही क्लोज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे ये क्या एक्चुअली में पूरा ऐसे ही काम कर रहा है। अगर हम उसका जो साइड कैरेक्टर है, जैसे ए का साइड कैरेक्टर बी है, एम का साइड कैरेक्टर एन है, इससे क्या हम इसे चेंज करके दो तीन कैरेक्टर चेंज करके एक फेक जो है सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं टू चेंज द डेटा। लेट्स सी। यहाँ पे हमने जैसे ही दूसरे कैरेक्टर को चेंज किया वैसे ही हमारे पास 41 अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है एक रिस्पॉन्स आया है, एक एरर आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सिग्नेचर है वो प्रॉपरली वैलिडेट कर रहा है अपने कैरेक्टर्स को। लेकिन ये लास्ट कैरेक्टर वाला थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कॉन्फिडेंशियल मतलब कंट्रोवर्शियल है। मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट किए थे, लेकिन कंपनी वालों ने या फिर प्रोग्राम वालों ने उसको कह दिया कि क्रिप्टोग्राफिक कुछ एरर है जिसके कारण इन्हें ये बाउंटी पे नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे हमें सीखा था कि अगर ये चेंज होता है तो यहाँ पे हम इसे वल्नरेबल कह सकते हैं। तो लास्ट कैरेक्टर को छोड़ के आपको सारे में चेक करना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो है ये हमें वर्क कर रहा है, ये हमारा जो सिग्नेचर है ये वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, हमें पूरे सिग्नेचर को ही डिलीट कर देना है। पूरे सिग्नेचर को डिलीट कर देते हैं। सिग्नेचर को डिलीट करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो है ये सिग्नेचर होना चाहिए।
एक रिक्वेस्ट के अंदर सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम और एक चीज़ कर सकते हैं, हम दूसरे रिक्वेस्ट या फिर दूसरे यूज़र का रिक्वेस्ट का सिग्नेचर यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो हो जाता है तो ये भी एक टाइप का वल्नरेबिलिटी है। अब यहाँ पे मान लो जैसे मैंने बताया कि ये जो टोकन है, इस टोकन का सिग्नेचर छोटा भी हो सकता है, और जितना छोटा होगा दैट मीन्स वो उतना ज़्यादा वल्नरेबल होगा। अब अगर मैं इस टोकन को कॉपी करूँ, इस टोकन को कॉपी करूँ और इसे मैं jwt.io पे लेके जाऊँ, jwt.io, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलता है सिग्नेचर के अंदर। एक है पब्लिक की और दूसरा है प्राइवेट की। मतलब इस टोकन को चेंज करने के लिए, इस टोकन को चेंज करने के बाद भी एक वैलिड सिग्नेचर के साथ चेंज करने के लिए हमें पब्लिक की और एक वैलिड प्राइवेट की चाहिए। लेकिन जो छोटे सिग्नेचर वाले टोकन्स होते हैं उनमें ये पब्लिक की और प्राइवेट की वाला सीन नहीं रहता। उसमें एक सीन रहता है सीक्रेट की वाला। एक ही एक ही की होता है सीक्रेट की, जिससे आपको अगर वो सीक्रेट की मिल जाए तो सीक्रेट की मदद से आप एक वैलिड सिग्नेचर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर भी वो एक वैलिड सिग्नेचर ही रहेगा। अब सवाल ये है कि वो सिग्नेचर तो कुछ भी हो सकता है, राइट? वो सिग्नेचर का सीक्रेट कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या यूज करें? इसके लिए एक टूल आता है जिसका नाम है JWT टूल, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, शायद से, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेट मी सी। ये वो टूल है जिस टूल की मैं बात कर रहा था। इस टूल का नाम है JWT टूल। इसे आप डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हो ऐसे वल्नरेबल या फिर जो वीक टोकन्स होते हैं उनको, टू क्रैक सीक्रेट्स। और उस सीक्रेट को मिलने के बाद आप उस टोकन में मैनिपुलेट कर सकते हो, और जो है वो दूसरे यूजर्स का डेटा को एक्सेस कर सकते हो, और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हो। तो ये टूल चेकआउट करना ना भूले, बहुत ही बढ़िया एक टूल है जो आपको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट ऑफ अटैक था या फिर पार्ट ऑफ सिनेरियो था, ये था ऑथोराइजेशन टोकन के ऊपर। लेकिन आपको कई और, जैसे इन यूआरएल में भी मिल सकता है, या फिर कुकीज के अंदर भी मिल सकता है, या फिर बॉडीज के अंदर भी मिल सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरे एक एप्लीकेशन में, जहां पे आपको एक यूआरएल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देखने को मिल जाए। और यहाँ पे हम यूआरएल बेस्ड जो एक्सेस कंट्रोल है, इसके लिए हम जोमेटो को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जोमेटो के अंदर है, और यहाँ पे हम बर्फशीट पे अपने टारगेट के अंदर जोमेटो को ऐड कर देते हैं, zomato.com। यहाँ पे टारगेट पे ऐड कर देते हैं। साइट मैप से सारे जो वेबसाइट्स है इनको हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जोमेटो के रिक्वेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। प्रॉक्सी में भी हम सेम कर देते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोप के रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। और यहाँ पे हम टाइम को डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर, क्या कहते हैं इसे, ठीक से याद नहीं है मेरे को, पर आई गेस इसे डिसेंडिंग कहते हैं। इसके लिए हम इसे चूज कर देंगे, ताकि हम जिस एक्शन को परफॉर्म करेंगे सबसे एंड में, वो यहाँ पे सबसे हमें ऊपर में शो करेगा। तो सबसे पहले हम कहाँ थे? हम यहाँ थे जोमेटो के अंदर। हम प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हम अभी आ चुके हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। और यहाँ पे अगर हम अपने वर्क स्विट के अंदर चले, और यहाँ पे हम अगर HTTP
हिस्ट्री के अंदर एक बार चेक करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यूजर रिव्यू पेज टाइप है, और यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा यूआरएल देखने को नहीं मिल रहा है जो हमारे यूजर को टारगेट कर रहा है। और ये सारे इसके आ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, टारगेट में से मैं कुछ कुछ जो टारगेट से इनको मैं स्कोप से रिमूव कर देता हूँ। जैसे जैम्बो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ www.zomato.com को मैं स्कोप पे रखता हूँ। स्टेट पे हिस्ट्री पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक यूआरएल है जो शायद से हमें अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए यूज कर रहा है। इसको हम रिपीटर पे भेजते हैं और यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सेम बहुत सारे कुकीज जा रहा है रिक्वेस्ट के अंदर। अगर हम इन सारे कुकीज को एक ही बार में डिलीट कर दें और इसे सेंड करें तो हमें स्टिल वो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कौन सा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें वही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जो हम इस यूजर के अंदर यहाँ पे डाले हैं। लेकिन क्या हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है? नहीं, हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लॉगिन। लॉगिन 16 मैचेस है। यहाँ पे कुछ तो हुआ है जो हमें यहाँ पे लॉगिन शो करा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम उसके रिव्यूज देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम कॉपी करते हैं, एक प्राइवेट विंडो में इसे ओपन करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे बिना लॉगिन करे भी रिव्यूज को चेक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। क्या हम फोटोज को भी चेक कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं क्या? फॉलो करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक्टिविटी में हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क है, यूजर्स है, तो यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे इसे हम बाद में देखेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी रिवील नहीं करना चाहता, नॉट फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे ये जो यूजर्स का इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो बेस्ड ऑन दिस यूआरएल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, रिप्रेजेंट करूँ, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 404 पेज देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इससे चेंज कर दूँ तो हमें स्टिल नाइट फ्रिक का ही इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं इससे चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अब इसे चेंज करता हूँ, या फिर इसे मैं घटा देता हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरे यूजर्स का हम रिव्यू देख पा रहे हैं। एक यूआरएल बेस्ड जो अम, एक यूआरएल बेस्ड रिक्वेस्ट है जहाँ पे दूसरे यूजर का हम रिव्यूज पढ़ सकते हैं
इस यूआरएल को चेंज करके। अब यूआरएल में से मैंने अपना यूजर नेम को हटा दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक यूजर आईडी बच जाता है, जो असली कारण है, जो असली बैकएंड पे जाके चेक हो रहा है, और उस यूजर आईडी से जो भी यूजर है उस यूजर का हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इसके आगे मैं कुछ और नहीं दिखाना चाहता, ताकि कोई वल्नरेबिलिटी रिवील ना हो जाए। तो आपको एक अंदाजा लग चुका है कि यहाँ पे कैसे आपको यूआरएल बेस्ड में अप्रोच करना है। अब यहाँ पे हमने दो चीज देख लिया कि यूआरएल बेस्ड में कैसे अप्रोच करना है और हेडर के साथ कैसे अप्रोच करना है। लेकिन क्या हो अगर वो चीज कुकी के अंदर हो? वो चीज कुकी के अंदर कैसा दिखता है? कुकी के अंदर हो सकता है वो जो कुकी हो वो कुछ ऐसा लिखा हो जो यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा दिखते हैं, या फिर कुछ प्रिविलेज आपको देखने को मिले, जैसे इज यूजर और इज एडमिन ट्रू या फॉल्स देखने को मिले, या फिर यूजर इज इक्वल टू 1 देखने को मिले। उसे अगर आप 0 कर देते हो तो क्या पता वो एडमिन बन जाए, ऐसा कुछ। तो कुकीज के अंदर अगर आपको कोई भी प्रिविलेज के रिलेटेड या फिर ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, तो आपको उसे ध्यान से चेक करना है। और जैसे मैंने बताया आपको, मैंने बॉडी के अंदर भी चेक करके दिखा दिया कि आपको बॉडी के अंदर भी ये सारे सेम चीज देखने को मिल सकता है। बॉडी के अंदर भी आपको यूजर आईडी मिल सकता है, जो हो सकता है बैकएंड पे जाके ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे इस यूजर आईडी मैच कर रहा है तो यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन इसको लाके दो, रिस्पॉन्स पे शो करो। या फिर इस यूजर आईडी से कुछ मैच कर रहा है तो फिर ये एक्शन परफॉर्म करो, यूजर नेम चेंज कर दो, या फिर ईमेल आईडी चेंज कर दो, ऐसा कुछ। तो अगर आप उस यूजर आईडी को चेंज करके उस यूजर आईडी में दूसरे यूजर का आईडी देके उस यूजर का इंफॉर्मेशन को चेंज या फिर एक्सेस कुछ भी कर सकते हो, तो फिर वो एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी होता है। और यहाँ पे मैंने अभी जो बताया ये यूआरएल बेस्ड है, और ये सेम चीज आपको कुकीज के अंदर भी, आपको ऑथराइजेशन टोकन के अंदर भी, और आपको बॉडीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और जो मैंने प्रिविलेज एस्केलेशन की बात करी वो भी आपको चारों जगह पे मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने जो जेसन वेब टोकन देखा था उसके अंदर कुछ ऐसा पैरामीटर था नहीं जो मेरे प्रिविलेज के बारे में बात करे। जैसे यहाँ पे हमने जो नोट ऐड किया था, यहाँ पर कोई भी हमें पैरामीटर ऐसा नहीं था जहाँ पे लिखा था इज एडमिन या फिर एडमिन। यहाँ पे हमें एसआईडी था, एसयूबी था, आईएसएस था, केआईडी था, और बहुत सारे कुछ। लेकिन वहाँ पे अगर कोई ऐसा पैरामीटर होता जो हमें कह रहा था कि इज एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स, तो अगर हम उसे ट्रू करके एडमिन का एक्सेस ले सकते थे या फिर अपने यूजर को एक एडमिन यूजर बना सकते थे, तो वो एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी कहलाता। दूसरा जो है वो है हमारा यूआरएल पैरामीटर। यूआरएल के अंदर आपको ये जो यूआरएल है यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल सकता है। अब उस क्वेश्चन मार्क के अंदर आपको एक पैरामीटर देखने को मिल सकता है, ऐसे इज एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपको ऐसे देखने को मिल सकता है इज एडमिन, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है यूजर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 0, ऐसे देखने को मिल सकता है। या फिर यूजर इज इक्वल टू फॉल्स देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे ये पैरामीटर आपको देखने को मिल सकता है यूजर के प्रिविलेज के रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर यूजर का जो प्रिविलेज है वो इसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इज एडमिन फॉल्स से आपको अगर एडमिन का एक्सेस नहीं मिल रहा है, फॉल्स का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा है मैंने, फॉल्स से आपको नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसे ट्रू में चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे आप इसे ट्रू में चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप चेक करिए क्या आपको एडमिन का परमिशन या फिर एडमिन का एक्सेस मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा आपको एक्सेस दिया जा रहा है कि नहीं, या फिर कुछ आपको ब्राउजर में चेंजेस देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो वल्नरेबिलिटी है वो आपको मिल चुका है। और ये आपको कहाँ से मिला है? ये आपको मिला है यूआरएल के अंदर। यूआरएल के अंदर आपको आपने पैरामीटर को चेंज करा, जिससे आपको ये जो एक्सेस कंट्रोल है ये आपको वल्नरेबिलिटी मिला। और इस वल्नरेबिलिटी को प्रिविलेज एस्केलेशन कहा जाता है। अगर आपको यहाँ पे इस एडमिन को चेंज करके ट्रू करके आपको एडमिन का परमिशन मिलता है, तो इसे कहते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। यानी कि आपने एक यूजर से सीधा ऊपर चले गए, एक एडमिन यूजर पे ऊपर चले गए, अपग्रेड हो गए। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 6 को अगर मैं 5 करके सेंड करूं और यहाँ पे दूसरे यूजर का हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। यानी कि हमें दूसरा यूजर का परमिशन मिल रहा है, दूसरे यूजर को एक्सेस करने का परमिशन मिल रहा है, या फिर दूसरे यूजर का डेटा को एडिट करने का परमिशन मिल रहा है। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक डेटा को, किसी एक दूसरे यूजर का डेटा को देख सकते हैं, उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। और वो जो हम देख सकते हैं, देखने वाला जो काम है, ये काम अगर हम किसी जैसे यहाँ पे हमारा यूआरएल के अंदर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन को सिर्फ देख सकते हैं, इसे कहते हैं आईडीओआर, यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आईडीओआर मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन बेस करता है, जो बैकएंड पे जाके ये टेस्ट करता है, ये चेक करता है कि यहाँ पे जो भी यूजर आईडी है, अब बैकएंड से उसी यूजर का आईडी का इंफॉर्मेशन लाके शो करोगे। अब अगर इसे आपने चेंज कर दिया और आपको दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इसे कहते हैं आईडीओआर। आपको आईडीओआर के बारे में आई होप समझ में आ चुका है। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है? जैसे मैंने बताया, इज एडमिन को आपने ट्रू कर दिया, तो आपको एडमिन का एक्सेस मिल गया। अब यही इज एडमिन आपको कुकीज के अंदर भी हो सकता है। कुकीज के अंदर आपने चेंज किया, या फिर यूजर इज इक्वल टू 0 था, आपने उसे ऑन कर दिया, उसके बाद आपको एडमिन का परमिशन मिल गया। तो इसी तरीके से आपको प्रिविलेज एस्केलेशन में मिल सकता है। तीसरा जगह जो है वो है टोकन के अंदर, जेडब्ल्यूटी टोकन के अंदर। जैसे मैंने बताया, एक पैरामीटर ऐसा भी हो सकता है जो आपको यूजर के प्रिविलेज के बारे में बताता हो। आपने अगर उसको चेंज कर दिया, तो आपको हो सकता है दूसरे प्रिविलेज मिल जाए, आपको एक एडमिन का प्रिविलेज मिल जाए। और चौथा जो टारगेट है वो है हमारा बॉडी। उस बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं जो आपको यूजर के प्रिविलेज के बारे में बताए। तो आपको पूरे रिक्वेस्ट के पूरे हर एक पार्ट्स को अच्छे तरीके से चेक करना है कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर की प्रिविलेज या फिर यूजर के डेटा को एक्सेस करने का रिलेटेड है या नहीं। अगर है, तो क्या इसको मैं चेंज करके, इसको मैं मॉडिफाई करके कुछ दूसरे यूजर का यूजर के ऊपर कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ, कुछ दूसरे यूजर का डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मैं एक यूजर का डेटा को देख सकता हूँ, तो क्या मैं उस यूजर का यूजर नेम या फिर उस यूजर के ऊपर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो बहुत बढ़िया, आपको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी मिल चुका है। अब अगर मैं कुकीज की बात करूँ, तो कुकीज में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक लैब के एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पे मैं हूँ पोर्टसुगर के लैब के अंदर, और यहाँ पे एक शॉपिंग वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट का
व्यू डिटेल्स करते हैं, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का डिटेल्स व्यू करते हैं और एक बार इस रिक्वेस्ट को हम अपने प्रॉक्सी में एक बार इसे चेक करें तो ये रहा वो रिक्वेस्ट। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। यहाँ पे माई अकाउंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हमने अपने अकाउंट पे लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम उस रिक्वेस्ट को चेक करें तो हमें अगर हम यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक गेट रिक्वेस्ट देखने को मिल रहा है। इसे अच्छे से देखने के लिए मैं इसे रिपीटर पे भेज देता हूँ। अब यहाँ पे हमने लॉगिन तो कर लिया। लॉगिन करने के बाद अगर हम इसे सेंड करते हैं तो हमें ये वाला पेज देखने को मिलता है, ये वाला पेज, जहाँ पे हमें अपना यूजर का नाम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक फंक्शन है, अपडेट ईमेल का फंक्शन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्लोज लुक डालें यहाँ पे अपने कुकी पे, तो हमारे पास टोटल दो कुकीज है। पहला कुकी एक सेशन कुकी जो इस करंट सेशन को हैंडल कर रहा है कि ये सेशन एक्सपायर हो गया कि ये सेशन एक्टिव है, इसे डिफाइन कर रहा है। और दूसरा कुकी है एडमिन, क्या हमारा जो यूजर है वो एडमिन है या नहीं है। और ये जो कुकी है इसी को हमें फाइंड करना है, इसी तरीके का कुकी को हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक ऐसा कुकी फाइंड करना है जो हमारे यूजर का प्रिविलेज को वो अपने पास रखता है। जैसे यहाँ पे एडमिन फॉल्स है, तो अगर हम इसे ट्रू कर दें और इसे सेंड करें तो अब आप देख सकते हो हमारे पास एक दूसरा एक एक्स्ट्रा एक्सेस आ चुका है एडमिन पैनल का। क्योंकि यहाँ पे मैंने इस यूजर को कह दिया है, इस वेबसाइट को कह दिया है, बैकएंड को कह दिया है कि ये जो एडमिन है विनर, ये क्या है, एक एडमिन है, तो इसको एडमिन पैनल मिलना चाहिए। अब बैकएंड ने देखा ठीक है यहाँ पे कुकी जो है वो बता रहा है कि एडमिन है, तो इसको एडमिन पैनल दे देते हैं, तो इसको एडमिन पैनल मिल गया। इसी तरीके से ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कुकीज में फाइंड होता है, या फिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रिविलेज एस्केलेशन है। आई गेस दिस इज वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। मुझे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अ, यानी कि एक होता है आपके सर के ऊपर और एक होता है आपके बाजू में। बाजू में यानी दूसरे यूजर का, आपका सेम प्रिविलेज का दूसरे यूजर का डेटा को देखना। और एक होता है आपका अपर प्रिविलेज, जो यूजर है उसका डेटा को एक्सेस करना। तो एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी मुझे गूगल करना पड़ेगा फिर इन दोनों का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कुकीज के हिसाब से ये जो प्रिविलेज एस्केलेशन है ये कैसे देखा जाता है। अब मैंने एक बात आपको बताया था कि यहाँ पर भी आपको ये सेम चीज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज देखने को मिल सकता है। आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है, इज एडमिन इज इक्वल टू ट्रू। ये आपको कुकीज में नहीं, ये आपको इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो पैरामीटर है, क्योंकि इज एडमिन ये तो आप अपने मन से नहीं सोचोगे, ये बैकएंड कुछ और भी रख सकता है, राइट। ये आप अपने मन से कभी नहीं सोच पाओगे क्योंकि बैकएंड कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे इज एडमिन यूजर, या फिर ये जहाँ पे ये एडमिन का ये कैपिटल है, आई का एस, आई का आई जो है स्मॉल है, यहाँ पे एक स्मॉल भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ आई जो है कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक का, जहाँ पे हम क्या करते हैं उस एप्लीकेशन को मैप करते हैं, उस एप्लीकेशन को मैप करके ये चेक करते हैं कि जो पैरामीटर है ये सेम सीक्वेंस में है क्या,
ये जो पैरामीटर है वो किस टाइप से है, लाइक यहाँ पे कौन सा फ्लो चल रहा है, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है या दूसरा कैरेक्टर कैपिटल है, कैसे ये मेंटेन कर रहा है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने वर्ड लिस्ट जनरेट करता है कि ये क्या हो सकता है, और उस हिसाब से हम अटैक को परफॉर्म करता है। और अगर कुछ भी यहाँ पे मैच होता है तो बूम, हमें वल्नरेबिलिटी मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम एक पैरामीटर को फाइंड करते हैं इन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इन यूआरएल। एंड सेम तरीके से आपको बॉडी में भी देखने को मिलेगा, आपको कुकीज में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो का सबसे जो लंबा पार्ट था वो था JWT टोकन को कैसे हमें अप्रोच करते हैं रियल लाइफ में। एंड हमारा जो लास्ट ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का टॉपिक है वो है 403 बाईपास, यानी कि 403 एक्सेस डिनाइड बाईपास। अब एक्सेस डिनाइड जहाँ पे आपको देखने को मिलता है और रिस्पॉन्स पे आपको 403 देखने को मिलता है, 403 स्टेटस कोड देखने को मिलता है, इसका मतलब कोई भी यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी यूजर, आप सिर्फ अनऑथराइज्ड नहीं हो, आप वहां पे कोई भी यूजर नहीं जा सकता। तो फिर किसी तरीके से अगर आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओ, दैट मीन्स आपको एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी मिल चुका है। और इसकी कुछ टेक्निक्स है, इसे बाईपास करने का कुछ टेक्निक्स है, क्योंकि जनरली एक 403 के अंदर आपको ऐसे यूजर एजेंट या फिर कुकीज आपको इन रियल लाइफ देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर इसे हम बाईपास कैसे करें? इसे बाईपास करने का बहुत ही शानदार, बहुत ही एक अच्छा तरीका है, बहुत सारे तरीका है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये 403 बाईपास जो टेक्निक्स है ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ये आपको आपके हंटिंग जर्नी में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। लेकिन इसे मैं आपको कोई एक्चुअल वेबसाइट पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको इसी रिक्वेस्ट के अंदर मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपको ये सब करना कैसे है। तो चलिए, मान लो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको चेंज करके यहाँ पे लिख दे कार्लोस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कार्लोस, और यहाँ पे इसे सेंड करें। तो यहाँ पे एक क्या आ रहा है, यहाँ पे 302 फाउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है हमें 403 मिल रहा है कि यहाँ पे एक्सेस डिनाइड है, या फिर यहाँ पे एक्सेस डिनाइड तो नहीं आएगा, 401 आएगा, अनऑथराइज्ड आएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे एक यूआरएल है जो है एडमिन या फिर कुछ इंटरनल डेटा, इंटरनल इंटरनल डेटा, ऐसा कुछ है, कुछ पेज है जहाँ पे अगर हम कुछ सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, तो वो एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे 401 है, वहां पे 403 आएगा, सोच लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं? पहला जो टेक्निक हम आजमा सकते हैं वो है, यहाँ पे एंड में एक स्लैश ऐड कर सकते हैं। स्लैश ऐड करके इस रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। हो सकता है ये 403 जो है वो बाईपास हो जाए, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ये नॉर्मली ये मिस्टेक नहीं करते, लेकिन कई कई बार ये छूट जाते हैं पीछे, और ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। दूसरा जो टेक्निक है वो है यहाँ पे एक डॉट ऐड कर देना, यहाँ पे इंटरनल डेटा, यहाँ पे उसके बाद एक स्मॉल डॉट ऐड कर दिया, सिंपल, और उसके बाद हमने इसको सेंड कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे जो 403 है वो बाईपास हो जाए। यहाँ पे अगर एक डॉट से काम नहीं चल रहा तो डबल डॉट ऐड कर देंगे, उसके बाद इसे भी सेंड कर देंगे। हो सकता है ये डबल डॉट ऐड करने के बाद जो है वो 403 जो है वो बाईपास हो जाए। अगर 403 बाईपास नहीं हो रहा है फिर भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आई को कैपिटल कर सकते हैं, आई को कैपिटल करके फिर सेंड कर सकते हैं। हो सकता है ये 403 को बाईपास कर दे, क्योंकि अ, कई कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैकएंड में या फिर स्टोरेज में अ, जो फाइल्स होते हैं उनके कैपिटल या फिर स्मॉल जो है वो चेक नहीं होते, या फिर सेम नाम के दूसरे फाइल्स हो सकते हैं जो कैपिटल नाम में हो,
तो वहां पर वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, अगर वहां पे एक्सेस कंट्रोल नहीं लगा है तो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ये जो स्लैश है, स्लैश को हटा सकते हैं। स्लैश को हटा के यहाँ पे हम %2f कर सकते हैं। ये एक एनकोडेड फॉर्म है ऑफ स्लैश। अगर ये इसको हम डिकोड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूआरएल डिकोडिंग जो है इसका मतलब स्लैश होता है। अब यहाँ पे हमने इसको भी यूआरएल इनकोड कर दिया। अब इसको भी हम सेंड करके चेक कर सकते हैं कि ये हमें 403 एरर दे रहा है या फिर हमें उस डेटा को एक्सेस करने का परमिशन दे रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको हम दोबारा एनकोडिंग कर सकते हैं, जिसका होता है 25225, ऐसा ही कुछ था शायद, या फिर 25 ऐसा ही कुछ था। एक सेकंड में एक काम करता हूँ। %2f, इसको मैं राइट क्लिक करके यूआरएल ऑल कैरेक्टर, नहीं इसको नहीं, इसको मैं अम, पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ यूआरएल की कैरेक्टर तो नहीं हो रहा है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ यूआरएल, इनकोड ऑल कैरेक्टर ही करना पड़ेगा। %2f, उसके बाद 25f है शायद। %25, %230, ये क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ। %25 जो परसेंट का होता है, 25252f, ये हम सेंड कर सकते हैं। इसे हम सेंड कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे वो 403 हो सकता है बाईपास हो जाए, और ये करने में मैंने बहुत समय लगा दिया तो सॉरी फॉर दैट। तो %252 लगा सकते हैं, जो एनकोडेड फॉर्म है %2f का, एक्चुअली परसेंट का है, 2f का नहीं है। 2f तो ये रहा, और परसेंट का है %225। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये कैसे इनकोड होता है। इसके लिए आप डिकोडर का यूज कर सकते हैं, ये इजी है, आपको दिमाग लगाने का कोई जरूरत भी नहीं है। तो बढ़ते आपका जो हमारा नेक्स्ट है उसकी तरफ। यहाँ पर अगर ये भी काम ना करे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक सिंगल स्लैश था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। डबल स्लैश यूज करके हम सेंड करके देख सकते हैं कि 403 बाईपास हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उस मामले में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक बैक स्लैश यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल स्लैश। यहाँ पर हो सकता है अब 403 बाईपास हो जाए। अगर बाईपास नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो तरीका है वो यूज कर सकते हैं, एक नल बाइट ऐड कर सकते हैं। नल बाइट कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नल बाइट हम यहाँ पे शुरुआत में ऐड कर सकते हैं, जो है %00, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर अगर हम डिकोडर में जाए और %00 ऐड कर दें, और यहाँ पे डिकोड एज यूआरएल करें, सॉरी माय बैड, डिकोड एज यूआरएल करें, टेक्स्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। %00 का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमने %00 फ्रंट में ऐड कर दिया, इसको हम सेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये हमें 403 बाईपास हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम शुरुआत में ये काम नहीं कर रहा है तो हम इसे एंड में ऐड कर सकते हैं, और एंड में ऐड करके हम चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये हर एक डायरेक्टरी के लिए सेम होगा, ठीक है। सारे जो अटैक्स है, सारे जो तरीके हैं, टेक्निक्स है, वो सारे डायरेक्टरी के लिए अप्लाई होगा। वो सारे डायरेक्टरी पे आपको चेक करना है एक एक करके कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर इतने में से एक भी आपका काम नहीं किया तो लास्ट क्या है, लास्ट एक ही तरीका है यूआरएल मैनिपुलेशन के अंदर, वो है डॉट को यहाँ पे एक डॉट ऐड कर दो और उसके बाद ये कर दो, यहाँ पे आप ये सेंड कर दो। यहाँ पे मैंने शायद एक स्पेस नहीं दिया है, आप इसे सेंड करो। हो सकता है आपका जो 403 है वो बाईपास हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप डबल डॉट यूज करो, जिसका मतलब फिर सेम ही है, यहाँ से हट जाना, लेकिन हो सकता है। या फिर यहाँ पर आप डॉट यूज करो, सिंगल डॉट ऐसे, और इसको सेंड करो। या फिर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप डबल डॉट यूज करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बताओ कि एडमिन और उसके बाद स्लैश, ऐसे इसे भी सेंड करके देखो।
अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, 403 बाईपास हो गया। अब इसी तरीके से हम यूआरएल को मैनिपुलेट करके 403 बाईपास कर सकते हैं। लेकिन यूआरएल से भी हम 403 बाईपास नहीं कर पाए तो और भी तरीके हैं जिससे हम बाईपास कर सकते हैं। उनमें से एक और तरीका है हेडर मैनिपुलेशन। हेडर मैनिपुलेशन यानी यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं, हेडर के अंदर हम कुछ हेडर्स ऐड कर सकते हैं जिससे वो 403 जो है वो बाईपास हो जाए। क्या क्या हेडर ऐड कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं एक्स ओरिजिनल यूआरएल। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओरिजिनल, यहाँ पे यूआरएल, ये ऐड कर सकते हैं। और इस एक्स ओरिजिनल यूआरएल के अंदर उस यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यह है एडमिन, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। और हो सकता है ये जो हेडर है ये बैकएंड में चेक नहीं हो रहा है, और इसके बेसिस पे आपको रिस्पांस मिल रहा है, जिसके खातिर आपको 403 बाईपास होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये होता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और अपना बाउंटी ले सकते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो हमारे पास हमारा दूसरा हेडर है। दूसरा हेडर क्या है? दूसरा हेडर है हमारा रीराइट यूआरएल। यहाँ पे एक्स ओरिजिनल यूआरएल हटा देना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है रीराइट। यहाँ पे आपने लिख दिया एक्स यूआरएल रीराइट यूआरएल, और उसके बाद आपको सेम यूआरएल इसके अंदर डाल देना है और आपको सेंड करना है। फिर आपको देखना है 403 बाईपास हो रहा है कि नहीं। अगर 403 बाईपास नहीं हो रहा है देन आपको क्या करना है? देन आपको करना है रेफरर हेडर के अंदर इसको ऐड। यहाँ पे रेफरर हेडर के अंदर कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको हटा देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ये चीज आपको ऐड करना है। ये चीज आपने यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसको आप सेंड करोगे। इसको सेंड करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो 403 हुए वो बाईपास हुआ कि नहीं। अगर अगर जो बैकएंड है वो सिर्फ और सिर्फ रेफरर हेडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फिर यह आपको बाईपास करके देगा, और वो उस उस डायरेक्टरी के अंदर वो सारे फाइल्स सारे डेटा को आपको एक्सेस करने देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप 403 रिपोर्ट कर सकते हैं। और 403 का कोई नॉर्मल बाउंड्री नहीं होता, बहुत बड़ा बाउंड्री होता है। अगर आपको 403 बाईपास आपने कर लिया तो बहुत बड़ा बाउंड्री मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है आपको फॉरवर्डेड एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स फॉरवर्डेड हेडर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोकल होस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 0.0.1 ये आप दे सकते हैं, जो है एक लोकल होस्ट आईपी। इसे आप सेंड कर सकते हैं। इससे भी आपका 403 बाईपास हो सकता है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो एक्स फॉरवर्डेड हेडर के अंदर ही आपको कुछ तरीका मिल जाता है इसको मॉडिफाई करने का। जैसे आप नॉर्मली 27.on भी भेज सकते हैं, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं लोकल होस्ट, इसे भी लिख के आप सेंड कर सकते हैं, सेम ही मतलब है। लेकिन हो सकता है ये बाईपास काम कर जाए। तो आपको ये सारे तरीका चेक करना है एक एक करके कि 403 बाईपास में कौन सा आपको काम में आ रहा है। लेकिन अगर इसमें भी एक भी आपको काम नहीं किया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद एक और हेडर है, उसे आप यूज कर सकते हैं, जो है एक्स कस्टम आईपी ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन। और यहाँ पे आपको सेम चीज करना है। यहाँ पे आपको 127 जो आपका लोकल होस्ट है उसका आईपी आपको दे देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना आईपी दे दिया लोकल होस्ट का। अब इसका क्या मतलब है? ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट जब बैकएंड पे जाएगा तब बैकएंड चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है ये किसी यूजर से नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? लोकल होस्ट से आ रहा है। तो लोकल होस्ट तो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ये जब ये सोचेगा और आपको एक्सेस दे देगा तब ये इन नॉर्मल यूजर एज ए नॉर्मल यूजर आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो और आपका 403 बाईपास हो सकता है। तो यहाँ पे आपने
अपना लोकल होस्ट आईपी दे दिया। अब इसी तरीके से सेम यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। इसी तरीके से सेम यहाँ पे लोकल होस्ट करके भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे अगर ये काम नहीं किया तो आप फॉरवर्डेड, ये वाला जो अ, है, इसे आप ट्राई कर सकते हो फॉरवर्डेड। इसे आप ट्राई करो, यहाँ पे आप सेम आईपी दे दो 127.0.0.1। इसे एक बार ट्राई करो, ये काम कर रहा है तो ठीक। यहाँ पर भी इसे आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपने 127.1 रख दिया, इसे आपने फॉरवर्ड किया। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया, लोकल होस्ट लिख लिया, इसे भी आपने सेंड किया। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आप चेंज करना है यहाँ पे एक होस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक होस्ट ऐड करना है, और उस होस्ट के अंदर आपको एक आईपी देना है जो है इंटरनल आईपी, जो है लोकल होस्ट का आईपी, और वो है 127.0.0.1। यहाँ पे हो सकता है आपको एक्सेस मिल जाए, और अगर यहाँ पे एक्सेस आपको मिल रहा है तो वो 403 बाईपास हो जाएगा, और आपको आसानी से एक 403 बाईपास का बाउंड्री मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलता, फिर भी आपने बाईपास नहीं कर पाया, तो फिर क्या 403 बाईपास खत्म हो गया? जी नहीं, और भी बहुत सारे तरीका है, और मैं सारे तरीका एक एक करके आपको बताता हूँ। लेकिन आपने अभी तक इस वीडियो में बने रहे, इसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है। लेकिन ये मेरा तरीका था एक पेड कोर्स के अंदर पढ़ाने का, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर फ्रीली पब्लिक कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को जानने को मौका मिले। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे में यूपीआई आईडी दे दूंगा, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो यूट्यूब तो है ही, आप यहाँ पे फ्रीली मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो थैंक यू जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। और चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो बाईपास टेक्निक है उसकी तरफ। नेक्स्ट जो तरीका है वो यूआरएल के अंदर ही आता है, लेकिन एज ए पैरामीटर। अब पैरामीटर के अंदर जैसे मैंने बताया था, आपको अगर पैरामीटर ढूंढना है तो आप ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज कर सकते हो, बहुत ही एफिशिएंट है। और ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज करके आपको चेक करना है कि ऐसा कोई भी पैरामीटर आपको मिलता है जो बाईपास के रिलेटेड है। अगर बाईपास के रिलेटेड है तो हो सकता है यहाँ पे आप उस बाईपास पैरामीटर को यूज करके 403 को बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद आपको हो सकता है उसके बाद आपको ऐसा भी मिल सकता है जहाँ पे यूजर आपको पैरामीटर मिले, उसके अंदर आपने एडमिन ऐड कर दिया और बैकएंड उसको अच्छे तरीके से चेक नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो जो 403 है वो बाईपास हो जाए और उसके अंदर का जो डेटा है वो आपको मिल जाए। उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ एन्कोडिंग ट्रिक्स आता है। एन्कोडिंग ट्रिक्स क्या है? एन्कोडिंग ट्रिक्स आपका जो यूआरएल है, इस यूआरएल को आपको बेस 60 में एन्कोडिंग करना है। जैसे राइट क्लिक करना है यहाँ पे कन्वर्ट सेक्शन पे, बेस 64 पे, यहाँ पे बेस 64 एनकोड करना है। और इसे भी आपको एक बार चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको एक और काम करना पड़ सकता है, यूनिकोड जो एनकोडिंग है, आप डी को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे यूनिकोड, यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा है यूनिकोड है कि यहाँ पे, यहाँ पे यूनिकोड यूआरएल यूनिकोड मिल गया है। यहाँ पे जैसे मैंने ये यूनिकोड सिलेक्ट किया, ये यूनिकोड अब एनकोडिंग हो चुका है। तो आप इसी तरीके से भी एनकोडिंग करके 403 को बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टार ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप नल बाइट ऐड कर सकते हैं, %00 ऐड करके आप चेक कर सकते हैं कि 403 बाईपास हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से आप स्टार ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एंड में एक स्टार ऐड करिए और सेंड करके देखिए कि 403 बाईपास हो रहा है कि नहीं। और हो सकता है ये बाईपास हो जाए या फिर नहीं भी हो। और यहाँ पे आप फिर से वही चीज़ %2f यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्लैश।
और ये एंड में यूज करना इस बार, अगर काम करता है तो ठीक। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ब्रोकन है। अगर ये सारे जो है ये काम नहीं करते, ये सारे टेक्निक्स काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है कंट्रोल एक्सेस का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगा हुआ है। तो ये था मेरे पास वो सारे टेक्निक्स जिससे आप 403 बाईपास कर सकते हैं। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है जो आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट को पिन जरूर करूंगा, ताकि आपकी तरह किसी हैकर या फिर किसी बग बाउंटी हंटर को इस बाईपास टेक्निक के बारे में पता चले। I hope this video was helpful. If it was, then like the video and don't forget to share with your hacker friends. And if you want, you can subscribe this channel for more videos like this. And if you want to support me, then you can definitely do uh, by by anything. So that's it. मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।